Hi Bichabari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर द इंटरव्यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। तो जल्दी से क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ओपी कर दीजिए। आपको ये भी बता देती हूँ कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पर पहला पार्ट जो है वो डिस्कस करता है इंटरव्यूज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। यानी ये जो पहला पार्ट है ये हमें बताता है कि क्यों कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं एंड कुछ लोग इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो हमें यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में डिटेल में पता चलने वाला है। दूसरा पार्ट जो है वहां पर हमारे लिए एक एग्जाम्पल ही लाकर रख दिया गया है। तो एक एग्जाम्पल सामने रख दिया है एक इंटरव्यू का जो कि हुआ है मुकुंद पद्मनाभन और दूसरी तरफ हमारे उम्बर्टो इको के बीच में। तो ये दो लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इससे बनकर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो फटाफट से एक बार देखेंगे। तो बच्चों क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर यहाँ पर ये जितना भी जो भी डिस्कशन कर रहे हैं केवल इतना ही डिस्कशन नहीं है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सर्प्ट है उनके काम का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, ये सिर्फ एक हिस्सा है। ऑलराइट, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंटरव्यू शब्द के इन्वेंशन के साथ में, मतलब लगभग 130 साल पहले इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ था और जब से इसका इन्वेंशन हुआ है ये जर्नलिज्म के लिए कॉमन प्लेस बन चुका है। आज हर एक इंसान जो कि लिटरेट है यानी पढ़ना लिखना जानता है, उसने या तो अपने जीवन काल में कभी इंटरव्यू रीड किया होगा या फिर उसने इंटरव्यू दिया होगा। ठीक है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो उसने इंटरव्यू जो है उसे देखा ही होगा। तो अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो हम लोग हैं जो कि इस इंटरव्यू को रीड करते हैं, इस इंटरव्यू को सुनते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस इंटरव्यू का हिस्सा बनते हैं, यानी जो या तो सवाल पूछते हैं या फिर जो सवाल देते हैं, इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यूई। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोगों का हो गया और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो न जाने कितने थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इतने सालों के अंदर इंटरव्यू दिया है, एक बार तो कम से कम दिया है, और कुछ तो ऐसे हैं जो रिपीटेडली इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। तो यार ये तो हम लोगों को पता चल चुका है कि यार आप जब भी इतनी कोई एक ऐसी चीज होती है जो इतनी लोकप्रिय है, हाँ, कोई एक ऐसा मेथड है जो इतना चलता है जहां पर आप इतनी रिपीटेडली इतने सारे इंटरव्यूज हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं इंटरव्यूज से जुड़े हुए हैं, चाहे हम रीड करते हैं, चाहे हम हमारा खुद का इंटरव्यू होता है या फिर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो नेचुरली हमारे सामने उसको लेकर काफी सारे एस्पेक्ट्स के खुलासे तो होते ही हैं। और ऐसा ही कुछ खुलासा आप देखोगे कि किया जा रहा है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स जो हैं इंटरव्यू को लेकर किए जा रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कि एक तो जो इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया जाता है वो ये है कि इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरे बारे में सच्चाई मुझसे ज्यादा और कौन आपको बता सकता है। तो अगर मेरे बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो मेरी सच्चाई तो मैं आपको ज्यादा बेहतर बताऊंगी। ऑफ कोर्स अगर आप किसी और से मेरे बारे में पूछोगे तो वो अपने परसेप्शन से, उन्होंने कैसे परसीव किया है किसी चीज को, वो अपने नजरिए से स्टोरी बताएंगे। अब उसमें कितना सच है, आप कितना बिलीव करना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट जितनी सच्चाई आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करके निकलवा पाओगे उतनी सच्चाई आप इधर उधर पूछ के नहीं निकलवा पाओगे, ऐसा माना जाता है। तो इंटरव्यू के अंदर क्योंकि सामने जो पर्सन है वो साक्षात बैठा हुआ है, तो आप सामने उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। उनके बारे में कोई रूमर है, कोई कुछ भी जो है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, और वो जो बताएंगे ऑफ कोर्स वो माना जाता है कि अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में होगा। वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई आपको वहीं से मिलेगी। बाकी सारी जगह से तो आपको परसेप्शंस मिलेंगे, सच्चाई सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन से मिलने वाली है। हम ये भी जानते हैं कि इंटरव्यू अपने प्रैक्टिस में किसी आर्ट से कम नहीं है। इंटरव्यू अपने आप में एक कला है, ये इसी तरीके से यूं ही नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में एक कला है।
अच्छा, इसके बाद में हम लोग ने देखा कि यार इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे एक पॉजिटिव बात तो बता दी गई है, बट क्या यही बात जो है वो लोग जिनका इंटरव्यू लिया जाता है वो भी समझते हैं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपने आप को विक्टिम समझते हैं, जो अपने आप को विक्टिम समझते हैं इंटरव्यू का। वो कहते हैं हम पीड़ित हैं, हमें हमें इंटरव्यू ने हमें विक्टिमाइज कर दिया है, हम विक्टिम बन चुके हैं इंटरव्यू के। ऐसा क्यों 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 भाई, ये इंटरव्यू ने कैसे विक्टिम कैसे बना दिया इनको? क्योंकि वो उनका मानना है कि इंटरव्यू एक अनवारंटेड इंट्रूजन है उनकी जिंदगी में, कि बिना बात की दखल अंदाजी है ये, बिना पूछे बिना किसी परमिशन के दखल देना उनकी जिंदगी में इंटरव्यू है। तो ये इस चीज का वो कह सकते हैं कि ये उन्होंने भी कहीं ना कहीं फेस किया। ऐसा सेलिब्रिटीज कहते हैं कि अनवारंटेड इंट्रूजन का विक्टिम हम रह चुके हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश करता है। आप देखते हो बहुत सारे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं वो अपने आप में मस्त रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें पसंद है कि उनके बारे में लोग बातें करें पर सच सिर्फ वो ही जाने। लोग सोचते रहे कि इनका यार ये क्या है, मतलब उनके बारे में बात हो रही है, स्पेक्यूलेशंस हो रही है, लोग अंदाजे लगा रहे हैं पर सच किसी के सामने नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिजर्व रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं और वो सच जो है वो सामने नहीं लाना चाहते हैं। तो जब उनका इंटरव्यू होता है तो उनका मानना है कि ये उन्हें डिमिनिश करता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि उनका सोल का एक हिस्सा उनसे ले लिया हो। जैसे कि पुराने टाइम पर माना भी जाता था कि इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। पुराने जमाने में माना जाता था कि अगर किसी की फोटोग्राफिक पिक्चर आपने ले ली है तो मान लो जैसे कि आपने एक हिस्सा उनके सोल का जो है वो चुरा लिया हो। एग्जैक्टली वही करता है इंटरव्यू, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनका सोल जो है वो किसी ने चुरा लिया हो। अब यहाँ पर बच्चों ये जो बातें हैं, ये बातें हम लोगों को कुछ नाम के साथ में जुड़कर भी समझाई गई हैं। हमें बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट लोग और उनका परसेप्शन इंटरव्यू के लिए। आपको इनके नाम भी याद करने हैं और इनका इंटरव्यू को लेकर क्या कहना है ये भी याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीएस नायपॉल की। वीएस नायपॉल का मानना था that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। वीएस नायपॉल का ये मानना था कि कुछ लोगों को इंटरव्यू जो है वो जख्मी कर देता है। इस प्रोसेस में लोग अपने आप को खो देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वी हैव लुइस कैरल जो कि एक्चुअली कैरल जो कि एलिस इन द वंडरलैंड के क्रिएटर रह चुके हैं, उनको तो इंटरव्यूअर से डर लगता है। वो तो कहते हैं कि ये तो जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वो तो कभी हाँ ही नहीं भरते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कभी भी उन्हें पसंद ही नहीं है इंटरव्यू देना। उन्हें तो इंटरव्यूअर से बहुत ज्यादा डर लगता है। उनका तो इनफैक्ट ये मानना है कि अगर उनके पास कोई कहानी होगी कहने के लिए, कोई सक्सेस स्टोरी होगी बताने के लिए, तो खुद आकर आपको बताना ज्यादा बेहतर समझेंगे बजाय किसी एक दूसरे इंसान के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ के उसके जवाब देने के। ऐसा उनका मानना है कि वो खुद आकर आपको बताना, अपनी स्टोरी शेयर करना ज्यादा बेहतर समझेंगे, उन्हें ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भी ये चीज बता दी। अच्छा, अब इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में रुडयार्ड किपलिंग, इनकी तो अपनी एक अलग ही आप मान लीजिए दास्ता बन चुकी हैं। क्योंकि रुडयार्ड के बारे में उनकी बीवी ने अपनी डायरी में लिखा। उस डायरी के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि 14 अक्टूबर 1892 को वो लोग बॉस्टन में दो रिपोर्टर्स के हाथों बहुत ही जलील हुए। ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ पे रिपोर्टर्स आए और रिपोर्टर्स ने हमारा इंटरव्यू मांगना शुरू किया तो रुडयार्ड ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को इंटरव्यू नहीं देना। तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप क्यों इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो? तो उन्होंने रिप्लाई मालूम है क्या किया? बिकॉज इट इज इमोरल।
किपलिंग के अनुसार ये जो है इंटरव्यू जो होता है वो इमोरल होता है। उनका ये मानना है कि ये एक क्राइम है, ये एक क्राइम है, उतना ही क्राइम है जितना किसी को मारना, पीटना, जख्मी करना, उतना ही क्राइम है इंटरव्यू लेना। और मैं तो कहता हूँ, किपलिंग ने बोला कि मैं तो कहता हूँ कि इसकी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी सजा किसी असॉल्ट की मिलती है। तो किसी असॉल्ट की जो सजा मिलती है ना, इसकी भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। ये डरपोकों वाली हरकत है, ऐसे लोगों की हरकत है जो कायर होते हैं। कोई भी रिस्पेक्टेबल इंसान ना तो इंटरव्यू देगा और ना ही इंटरव्यू लेगा। अब बच्चों, एक तरफ जब किपलिंग ये बात करते हैं कि कोई रिस्पेक्टेबल इंसान ना इंटरव्यू लेगा ना देगा, ये किसी असॉल्ट से कम नहीं है, ये तो क्राइम है, इसकी तो पनिशमेंट होनी चाहिए, वहीं पे दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो यहां पर किपलिंग खुद ऐसा असॉल्ट करते हुए पाए गए हैं मार्क ट्वेन पे कुछ साल पहले। तो यहां से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि एक इंसान जो किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है वो ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन ले रखता है इंटरव्यू का, जबकि कोई इंसान जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंसान इंटरव्यू को लेकर काफी हद तक नेगेटिव होता है। क्योंकि जब किपलिंग मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले रहे थे तब तो उन्हें ये असॉल्ट नहीं दिखा, और आज जब उनकी बारी आई है, जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इतने में वो कहते हैं कि ये किसी क्राइम से कम नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें H.G. वेल्स से भी सुनने को मिला। H.G. वेल्स से भी हमें सुनने को मिला। H.G. वेल्स जो कि एक इंटरव्यू में 1894 के अंदर कहते हैं कि ये इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, ये वो बताना चाहते हैं कि इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू किए गए हैं। 40 साल बाद तो वो खुद इंटरव्यू करते हैं जोसेफ स्टेलिन को, ठीक है। तो बहुत बार खुद का इंटरव्यू दिया, उसके बाद किसी और को इंटरव्यू किया। H.G. वेल्स इस चीज को देखकर कहते हैं भाई ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। दूसरे तरफ आते हैं सॉल बिलो। सॉल बिलो जो कि इंटरव्यू देने के लिए काफी ओकेजन्स पे हाँ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना, हाँ इंटरव्यू देना किसी थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप से कम नहीं है। इंटरव्यू देना गला घोटने से, दम घोटने से कम नहीं है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आप न जाने कितनी सारी बातें कह देना चाहते हो, आप कितनी सारी बातों का जवाब देना चाहते हो पर आप दे नहीं सकते, आप घुटते रहते हो अंदर। मानो जैसे किसी ने आपके आपके विंड पाइप को घोट दिया हो। तो उनका मानना है कि ये थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप रहा। बच्चों, इतने सारे ड्रॉबैक्स हमने इंटरव्यू के देखे, उसके बावजूद इंटरव्यू को सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद में इसको सबसे ऊपर सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है। यहां से आप न जाने कितनी सारी चीजों के बारे में जानते हो, ठीक है। आपकी जिंदगियों के बारे में इन इंटरव्यूज के बारे बाद में ही या इंटरव्यूज के थ्रू ही पता चलता है, ऐसा डेनिस ब्रायन ने कहा। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. अगर आप अपने जीवन काल के बारे में बताना चाहते हैं तो वो इंटरव्यूज के थ्रू ही बताया जा सकता है। Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. अभी जो भी हो रहा है वो आप तक पहुंचता कैसे है, जब एक इंसान सवाल पूछता है दूसरे से। तो जब एक इंसान सवाल पूछता है और दूसरा जवाब देता है, तब जाकर आपके पास में एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, आप उसे पढ़ते हो, आप उस इंसान के बारे में जानते हो। द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। और बोला कि यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे प्रोसेस में इंटरव्यूअर के पास में बहुत कमाल का पावर और इन्फ्लुएंस होता है। जी हाँ,
अगर इंटरव्यूअर चाहे तो आपकी इमेज जो है उसे बहुत ही पॉजिटिव बना सकता है, ऐसे सवाल पूछ के जो कि आपको अच्छा दिखाते हो। और अगर वो चाहे तो इसी इमेज की धज्जियां उड़ा सकता है, ऐसे सवाल पूछ के जो सवाल आपको गलत दिखाते हो, और आप फंस जाओगे उसके बीच में। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे तब भी मान लिया जाएगा कि आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, और अगर आप जवाब दोगे तो आपको डर लगेगा कि पब्लिक इसे कैसे परसीव करेगी। तो दोनों ही केस के अंदर इंटरव्यूई जो है वो एक्चुअली एक बहुत ही ओवरवेलमिंग पोजीशन के अंदर खड़ा होता है। तो बच्चों, हमने यहां से देखा कि किस तरीके से इंटरव्यू जो है उसके दो साइड्स हैं। एक साइड है जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो हमें उन लोगों से देखने को मिल रहा है जो इंटरव्यू ले रही हैं, और एक साइड है जो बहुत ही नेगेटिव है, जो हमें उन लोगों से देखने को मिल रहा है जो इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब बच्चों, हम लोग एक्चुअल इंटरव्यू की तरफ आ चुके हैं, हम पार्ट 2 के अंदर आ चुके हैं। ये पार्ट 2 के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि यहाँ पर इंटरव्यूअर है, और उम्बर्टो इको, जो कि यहाँ पर एक नॉवेलिस्ट हैं। क्योंकि उम्बर्टो इको ने एक बहुत ही कमाल की किताब लिखी है, और वो जो किताब है वो बहुत ही आजकल के टर्म में कहूँ तो वायरल हो गई है। और क्योंकि वो किताब वायरल हो गई है तो लोग उन्हें इंटरव्यू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके सीक्रेट्स के बारे में, और इसीलिए उन्हें इंटरव्यू यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पे उम्बर्टो इको का मानना है कि वो एक प्रोफेसर हैं, वो नॉवेलिस्ट नहीं है, वो एक प्रोफेसर है जो संडे को नॉवेल्स लिखते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो कि वो बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर ही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाली समय में नॉवेल्स लिखते हैं, तो नॉवेलिस्ट उनकी पहचान नहीं है। तो हम देखते हैं कि मुकुंद पद्मनाभन जो है वो द हिंदू से यहाँ पर है, और उम्बर्टो इको एक प्रोफेसर, एक नॉवेलिस्ट है, जो कि काफी ज्यादा जाने गए हैं सेमियोटिक्स में, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस। और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बुक लिखी है, बहुत सारे लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वो लिखते रहते हैं। बट देन यहाँ पर उन्हें जो इतना ज्यादा स्टारडम मिला है, वो स्टारडम उन्हें कहाँ से मिला? उन्हें स्टारडम मिला है एक बुक से जो उन्होंने लिखी थी, द नेम ऑफ द रोज। ये जो द नेम ऑफ द रोज है, इसने 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेची, और इस वजह से उन्हें सुपर स्टारडम मिला। वो कोई हमेशा से एक नॉवेलिस्ट नहीं रहे हैं, वो एक प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अपने लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडिकल एस्थेटिक्स, सारी चीजों के बारे में बताया है, इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया, और एक नॉवल उनकी जो है वो वायरल हो गई है, 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज वो बेच चुकी है, कि अब उनके इंटरव्यूज जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो मुकुंद यहाँ पर पहला सवाल उनसे पूछता है। मुकुंद कहता है कि इंग्लिश नॉवेलिस्ट और अकेडमिक डेविड लॉज जो है, उनका कहना है, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। वो कहते हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं कि इको जो इतनी सारी चीजें साथ में कर लेता है, एक इंसान इतना सब कुछ साथ में कैसे कर सकता है। उम्बर्टो इको रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। उम्बर्टो इको कहते हैं, यार मुझे लगता है कि जब आप मुझे दूर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, पर हकीकत तो ये है कि इन दी एंड मैं वही सेम चीजें रिपीट करे जा रहा हूं, मैं वही करे जा रहा हूं। मुकुंद पूछता है विच इज, और वो चीज क्या है? उम्बर्टो इको रिप्लाई करते हैं कि देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझाना, पर मैं आपको यूं बताता हूं कि मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, और ये जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, ये जो जिंदगी के बारे में मेरी धारणाएं हैं, ये जो मैं बहुत पसंद करता हूं कुछ एक फिलोसफिकल चीजों को, ये आपको मेरे एकेडमिक वर्क में भी देखने को मिलेंगी, और वही फिलोसफिकल इंटरेस्ट आपको मेरे नॉवेल्स में भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं बच्चों के लिए किताबें लिख रहा हूं तो बच्चों के लिए भी मैं नॉन वायलेंस और पीस के बारे में बात करूंगा। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर अलग अलग काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ मेरे एथिकल, कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट के अराउंड ही काम कर रहा हूँ। उसी के अराउंड मैंने बच्चों की किताबें लिख दी है, उसी के अराउंड मैंने अपने एकेडमिक वर्क को दिखाया है, और उसी के अराउंड मैंने नॉवेल्स लिख दी हैं। और उसके ऊपर से मेरा एक सीक्रेट है,
मेरा सीक्रेट ये है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यूनिवर्स में से सारी एम्प्टी स्पेसेस खत्म कर दोगे तो क्या होगा? मैं बताता हूं, यूनिवर्स मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा। अगर तुम यूनिवर्स में से सारे एम्प्टी स्पेसेस खत्म कर दो तो वो मेरे मुट्ठी जैसा हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया ऐसा ही होता है हमारे जीवन के अंदर भी। हमारे जीवन के अंदर भी काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, इन्हें मैं इंटरस्टिसेस कहता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे घर आने वाले थे, तुम एलिवेटर में चढ़े और तुम थर्ड फ्लोर तक मेरे पास आने वाले थे। अब जब तक तुम थर्ड फ्लोर पर आओगे और मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार करूंगा, मैंने एक आर्टिकल लिख लिया। तो बर्टू ई को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी सारी चीजें करने के लिए समय ढूंढते हैं। समय सबके पास होता है पर हम उसका उपयोग नहीं करते। उम्बर्टो इको बस उन चीजों का उपयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वो मुकुंद का इंतजार कर रहे थे तो उस इंतजार में समय को बर्बाद करने की बजाय उन्होंने एक आर्टिकल लिख डाला, और ऐसे ही वो अलग अलग चीजें करते रहते हैं और इसीलिए शायद उतना समय उन्हें मिल जाता है। मुकुंद यहाँ पर जवाब देता है, कहता है कि ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता। वो बताता है कि देखो, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, आपका जो स्कॉलरली वर्क है, वो बड़ा ही प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी का है। बड़े ही प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी का है। मतलब आपको ना यहाँ पर रेगुलर एकेडमिक स्टाइल नहीं देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली बहुत ही ड्राई, बहुत ही डीपर्सनलाइज, बहुत ही बोरिंग होती है। तो क्या आपने इस इनफॉर्मल अप्रोच को जानबूझ के अडॉप्ट किया है या फिर ये नेचुरली आपके अंदर है? तो यहाँ पर मुकुंद क्या बताना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली जब लोग एकेडमिक वर्क्स लिखते हैं तो बहुत ही डीपर्सनलाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं, किसी किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर किसी की किताब पढ़ रहे हैं, किसी डॉक्ट्रिन के ऊपर किसी की किताब पढ़ रहे हैं, तो आप जब उसे पढ़ेंगे तो वो बहुत ही डीपर्सनलाइज्ड होगा। उसके अंदर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑथर के साथ में, क्योंकि ऑथर अपनी स्टोरीज अपने बारे में उतना बता नहीं रहा होता। आप देखते हो कि जब आप उसे पढ़ रहे होते हो काफी ज्यादा ड्राई है, उसमें इतनी स्पाइसेस नहीं है, हाँ इतना ज्यादा सब कुछ बताया नहीं गया है, बहुत ही बोरिंग नेचर का है। बट जब हम यही चीज उम्बर्टो इको में देखते हैं, जब हम देखते हैं कि उम्बर्टो इको की जो स्कॉलरली वर्क है तो वो बहुत ही प्लेफुल और पर्सनलाइज्ड है। आप जब इनका स्कॉलरली वर्क देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें एक अलग ही तरीके का मजा है, मजा आ रहा है। हाँ बड़ा ही शानदार है ये, और इसके साथ में बड़ा ही पर्सनलाइज्ड है ये, कि ठीक है आपको फील होगा कि उम्बर्टो इको आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुकुंद एक्साइटेड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि कैसे हो रहा है ये, बाकी सारे लोगों का काम तो इतना बोरिंग है, इतना डीपर्सनलाइज्ड है, आपका काम इतना पर्सनलाइज्ड और इतना प्लेफुल कैसे है? आप जानबूझ के ये करते हो या फिर मतलब क्या ये आपके नेचर के अंदर है? उम्बर्टो इको कहते हैं, देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ। जब मैं अपनी थीसिस सबमिट कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन। बच्चों जो भी लोग किसी एक सब्जेक्ट को डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उसे बड़े डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और पढ़कर बहुत ही फॉल्स धारणाएं बनाते हैं। अब वो फॉल्स धारणाएं बनाकर उसके बाद में उन्हें करेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी उन फॉल्स धारणाओं का इलाज होता है, और फिर एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लो जी, ये रही अब आपकी थीसिस, ये हो गई आपकी थीसिस एकदम तैयार। ऑन द कॉन्ट्ररी, पर ऐसा उम्बर्टो इको ने नहीं किया। उम्बर्टो इको ने क्या किया देखो, ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने अपने रिसर्च की कहानी बताई, उन्होंने अपने ट्रायल्स एंड एरर्स के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस रिसर्च के अंदर उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या ट्रायल्स, क्या एरर्स आए, क्या गलतियां उनसे हुई, उन्हें कैसे उन्होंने सुधारा। जब उन्होंने ये चीज कही कि तुमने यहाँ पर बड़ा ही पर्सनल टच डाला, जिसकी वजह से तुम्हारी ये जो रिसर्च है और तुम्हारा रिसर्च का जो ये वर्क है बहुत ही ऑथेंटिक हो गया है,
तो जब उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि लोग तो सिर्फ और सिर्फ धारणाओं के बेसिस पे थीसिस लिखकर सबमिट कर देते हैं, पर तुमने एक्चुअली जो तुम्हारे साथ हुआ वो यहाँ पर बयान किया। उनके प्रोफेसर को ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनके पहले डिसर्टेशन को एक बुक के रूप में पब्लिश करा दिया। ये एक्चुअली उनकी 22 साल की उम्र में पहली छपने वाली बुक थी। बोला ऐसा ही होता है, जब भी मैं अपने एसेज लिखता हूं तो उनके अंदर भी एक बहुत ही नैरेटिव एस्पेक्ट लेकर चलता हूं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैंने नॉवेल्स लिखना काफी लेट शुरू किया। वो कहते हैं कि 50 साल की उम्र के अंदर मैंने नॉवेल्स लिखना एक्चुअली शुरू किया है। मुझे पता है मेरे एक बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करते थे रोलैंड, और उन्होंने हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई थी, और मैं क्यों नहीं नॉवेलिस्ट बन सकता, मैं क्यों नहीं नॉवेल्स लिख सकता, और बस ये सोचते सोचते वो मर गए। बट मुझे कभी भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुई। मैं तो इनफैक्ट नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट लिखने लगा। मेरे पास एक दिन करने के लिए कुछ नहीं था तो बस मैंने शुरू कर दिया। मुझे नॉवेल्स इसके लिए पसंद आने लगी क्योंकि ये मेरे अंदर के नरेशन के कीड़े को सेटिस्फाई करती थी। मेरे अंदर एक नरेशन का कीड़ा है कि मुझे नरेट करना है चीजें, और नॉवेल्स कहीं ना कहीं मुझे वहां मदद करती हैं। उन कहता है ठीक है भाई, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, आप तो इतने ज्यादा फेमस एकेडमिक हैं, और उसके बाद में और भी कमाल तरीके से फेमस हो चुके हैं नेम ऑफ द रोज के बाद में। मतलब आपने यहाँ पर 5 नॉवेल्स लिखी होंगी, जबकि स्कॉलरली वर्क्स की अगर आपकी बात करें तो 20 से भी ज्यादा है। उम्बर्टो इको ने कहा हाँ हाँ 20 नहीं 40 से भी ज्यादा है। मुकुंद ने कहा ठीक है भाई 40 से भी ज्यादा है। तो अब इनके अंदर आपको बहुत सारा काम जो है वो सेमियोटिक्स का देखने को मिलता है। पर जब बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि भाई उम्बर्टो इको कौन है, तो वो कहते हैं कि अच्छा वो तो एक नॉवेलिस्ट है। तो क्या ये आपको बॉदर करता है, मुकुंद पूछता है। मतलब मुकुंद का कहने का मतलब ये है कि इतने साल आपने सेमियोटिक्स में काम किया, और इतना ज्यादा काम किया कि आपने 40 से भी ज्यादा किताबें लिख दी हैं, और इतना काम करने के बाद में केवल पांच नॉवेल्स लिखकर आपको एज अ नॉवेलिस्ट जाना जा रहा है। तो क्या ये आपको बॉदर करता है, क्या ये आपको परेशान करता है? उम्बर्टो को कहते हैं हाँ करता है, क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूं जो संडे को नॉवल लिखता है, यानी फ्री समय में नॉवल लिखता है। और ये कोई जोक नहीं है। उन्होंने कहा मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में ज्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद करता हूं, और करता हूं बजाय पेन क्लब्स के मीटिंग्स के जिसमें राइटर्स इकट्ठे होते हैं। मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी के साथ जोड़ता हूं। पर ठीक है, अगर कुछ लोगों ने सिर्फ मेरी नॉवेल्स पढ़ी हैं, मुझे इतना पता है दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। बोला देखो यार, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मेरी नॉवेल्स पढ़ी हो, और वो ठीक है, क्योंकि मैं भी ये समझता हूं कि हर एक इंसान में 1 मिलियन रीडर सेमियोटिक्स पे तो नहीं लेकर आ सकता। तो नेचुरली नॉवेल्स ने मुझे ज्यादा वाइडर ऑडियंस दी है, ज्यादा ऑडियंस दी है। अब किताब जो आप एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ में लिखेंगे उसे तो वही लोग पढ़ेंगे जिनका वो इंटरेस्ट मैच करता है, बाकी तो उसे कोई नहीं पढ़ने वाला ना। नॉवेल्स हाउएवर बहुत सारे लोगों तक रीच करती है। मुकुंद कहता है इससे मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूं कि नेम ऑफ द रोज जो है वो बड़ी सीरियस नॉवल है। इसमें आपको डिटेक्टिव यान देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा मेटाफिजिक्स, थोड़ा थियोलॉजी, थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री सब देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद इतने सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं। क्या ये देखकर आप पजल हो गए थे, हक्के बक्के रह गए थे? उम्बर्टो इको कहते हैं मैं तो नहीं रहा, पर लगता है जर्नलिस्ट हो गए हैं, और कुछ पब्लिशर्स भी। ऐसा इसके लिए है क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का मानना है कि लोगों को कचरा पसंद है। उनका मानना है कि लोगों को पसंद है एक था राजा एक थी रानी, और उनकी लव स्टोरी के अंदर आए न जाने कितने सारे इश्यूज, और उन सारे इश्यूज को आई एम सॉरी उन सारे इश्यूज को फाइट करके फाइनली उन्होंने शादी कर ली।
आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है। अरे इस दुनिया के अंदर 6 बिलियन पीपल हैं, उनमें से नेम ऑफ द रोज कुछ 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी है। तो देखा जाए तो मैं बहुत कम लोगों तक रीच आउट किया हूं, बट मैं जिन भी लोगों को रीच आउट किया हूं, मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि इन लोगों को इजी एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है, इन्हें टफ रीडिंग पसंद है, इन्हें गहराई में जाकर सोचना पसंद है। और या फिर अगर उन्हें हमेशा ऐसा करना पसंद नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उन्हें कभी कभी कुछ डिफरेंट करना पसंद है यार। अब हर बार तो आप सेम चीज नहीं कर सकते। हर बार मैं भी एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइज या फिर इमरजेंसी रूम। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट, बट नॉट ऑल डे। मैं भी खाना खाने के साथ में तारक मेहता देखती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन तारक मेहता देखती रहूं, है ना। तो आपको पता है कि किस टाइम पर आपको कुछ अलग चाहिए होता है, किस टाइम पर आप कुछ अलग देखना पसंद करते हो, कुछ हटकर करना पसंद करते हो, बिकॉज अदरवाइज चीजें बहुत ही मोनोटोनस हो जाती हैं। तो हो सकता है लोग उन बाकी नॉवेल्स से ऊब गए हों, हो सकता है लोगों को अब कुछ नया पढ़ना हो, उन्हें चाहिए हो वो डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। तो इसमें गलत क्या है। अब ऐसे में मुकुंद कहते हैं, अच्छा तो ये जो यूथ सक्सेस है नॉवल की, क्या इसका लेना देना मेडिवल हिस्ट्री से है। हुम्बर्टो ईको कहते हैं, देखो यार मैं ना एक चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरियां बहुत सुनाता हूँ, तो मेरी एक स्टोरी सुनो। अमेरिकन पब्लिशर एक थी मेरी, और उसने मुझे कहा, बोला यार देखो आपकी जो बुक है ये अच्छी है, पर पूरे अमेरिका में मुझे नहीं लगता कि 3,000 कॉपीज से ज्यादा सेल करेगी, तो आप 3,000 कॉपीज हमें दे दीजिए, एंड ये लीजिए 3,000 कॉपीज का आपका एडवांस भी आ गया। बट जब हम एंड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यूएस के अंदर ही 2 से 3 मिलियन कॉपीज वहां पर बिक चुकी हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल पास्ट पे तो न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं मेरे मेरे से पहले, पर मेरी किताब ही क्यों चली, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ना मैं कोई प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि द नेम ऑफ द रोज अगर 10 साल पहले लिखी जाती या 10 साल बाद में लिखी जाती, तो शायद वो ऐसे नहीं इतना सक्सेसफुल नहीं होती शायद। ये इसी समय पर क्यों चल गई, ये सब एक मिस्ट्री है। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उम्बर्टो इको ने क्लेवरली यहाँ पर आंसर दिया है। इस तरीके से आंसर दिया है कि वहां पर आप समझ सकते हो कि उन्हें क्या कहना है, और एट द सेम टाइम वो एक फाउंडेशन ले करते जा रहे हैं इंटरव्यूअर के नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जो उन्हें कहना था वो सब कह दिया अपनी किताब के बारे में, एंड कहीं पर भी वो बोस्ट भी नहीं किए। तो हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से एक इंटरव्यूअर बड़ी ही चौकन्ना होकर, अच्छे से सुनकर, इंटरव्यूई के आंसर्स को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाता है, और दूसरी तरफ कैसे एक इंटरव्यूई बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में उतनी इंफॉर्मेशन पास करता है जितनी उसे करनी है, और एक फाउंडेशन ले करता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो इसके साथ में कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर द इंटरव्यू, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। ठीक है, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो बिल्कुल इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग आराम से यहाँ पर क्लास 12th की तो प्रेपरेशन फुल स्विंग में चला रहे हैं, बट इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही कमाल का कोर्स आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये जो बहुत ही कमाल का कोर्स है ये पार्ट है तेजस्वी बैच का, एक ऐसे बैच का जो कि वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, एक ऐसा बैच जो कि सिलेक्शन दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तो अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो तो आज ही तेजस्वी बैच में एनरोल करो। हम सबका कोड है SDC18, क्योंकि हम एसडीसीएंस हैं तो हमारा ये कोड है, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, एंड ऑफ कोर्स आपकी अटेंडेंस भी लग जाने वाली है, सारे के सारे टीम एसडीसी में आ जाने वाले हैं। तो बिल्कुल फटाफट से चेकआउट करो और जल्दी से आ जाओ तेजस्वी बैच के अंदर, वहाँ हिस्सा बनो ऐसी कम्युनिटी का जो कि ड्रीम कॉलेज में जाना चाहती है, जो एक्चुअली सीरियस CUET 2024 एस्पिरेंट्स हैं। And I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.